अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान की 16वीं पार्लियामेंट का 1 साल मुकम्मल हो गया। मौजूदा पार्लियामेंट के पहले पार्लिमानी साल के दौरान बहुत से अहम उमूर पर कानून साजी की गई। ऐवान ने पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान तवाज़ुन को फैसला कुन अंदाज में बदल दिया। इस बड़ी तब्दीली का जरिया 26वीं आईनी तरमीम बनी। एक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी जो ऐवान में मुख्तलिफ सियासी जमातों की नुमाइंदगी के तनासुब से तश्कील दी गई है, 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए मुंतखब करेगी। ये इख्तियार पार्लियामेंट के लिए एक बड़ी पेशरफ्त है, खास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में 19वीं आईनी तरमीम के जरिए पार्लिमानी कमेटी के इख्तियारात खत्म करवाए थे। तरमीम के तहत आईनी बेंचेस तश्कील दिए गए। इस तरमीम का मरकजी नुक्ता असर नौ तश्कील दिया गया। जुडिशल कमीशन है। ये कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा भी लेगा, जिसके नतीजे में गैर मौसर जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो सकती है। मौजूदा असेंबली ने पहले साल में रिकॉर्ड 47 कवानीन मंजूर किए। ये तादाद गुज़िश्ता 4 असेंबलियों के इब्तदाई साल में मंजूर शुदा बिल्स से 7 गुना ज्यादा है। असेंबली ने कम अज कम 13 दीगर अहम बिल्स भी मंजूर किए, जिनमें सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत को 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। इलेक्शन एक्ट 2024 के जरिए सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के उस फैसले को गैर मौसर बनाने की कोशिश की गई जिसमें PTI के हक में मखसूस नशिस्तों का मुकदमा तय किया गया था। असेंबली ने पेका तरमीमी एक्ट 2025 और पुरअमन इज्तिमा और अवामी नज़्म ज़ब्त एक्ट 2024 भी मंजूर किए। इस्लामाबाद में जलसों पर इंतजामिया के अहकामात न मानने पर 3 से 10 साल कैद और जुर्माना आयद करने की सजा रखी गई है। ज्यादातर कवानीन जल्दबाजी में और किसी बामायनी बहस के बगैर मंजूर किए गए हैं। मंसूरशुदा 13 अहम कवानीन में से सिर्फ चार को तफसीली जायजे के लिए स्टैंडिंग कमेटियों के सपुर्द किया गया। असेंबली के सालाना काम के औकात करीबन 30% कम होकर 212 घंटे रह गए हैं, जबकि पिछली 3 असेंबलियों में ये औसत 298 घंटे थे। गुज़िश्ता 2 असेंबलियों के पहले साल में औसतन 8 ऑर्डिनेंस जारी किए जाते थे, जो इस मरतबा बढ़कर 16 हो गए हैं, जबकि औसत के एतबार से एक MNA पर 3 करोड़ 69 लाख रुपए का खर्च हुआ। पाकिस्तान में 2002 से वज़ीर आज़म या हुकूमतें भले ही अपनी मियाद पूरी ना कर रही हों, मगर पार्लियामेंट अपनी मियाद पूरी कर रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा पार्लियामेंट भी अपनी मियाद पूरी करेगी। ऐसे में 16वीं पार्लियामेंट का 1 साल पूरा होने और इसकी कारकर्दगी को देखते हुए सवाल जन्म ले रहा है कि ये पार्लियामेंट आने वाले 4 सालों में कौन से सिमत इख्तियार करेगी। 1 साल में की गई रिकॉर्ड कानून साजी से क्या सियासी इस्तेहकाम आ पाएगा, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप चारों के लिए। 16वीं पार्लियामेंट का 1 साल मुकम्मल, मुल्क के जमहूरी निज़ाम, अदलिया और मीडिया पर की गई कानून साजी, क्या आने वाले 4 साल तक पार्लियामेंट इसी सिमत में गामजन रहेगी? हसन निसार साहब, 1 साल मुकम्मल हुआ पार्लियामेंट का, जो कानून साजी हुई, जिस तरीके से पार्लियामेंट ने काम किया वो मैंने ऊपर रखा है। आपके ख्याल में अगले 4 साल इसी सिमत में रहेंगे? आयशा, आपने कहा 16वीं पार्लियामेंट, तो 16वां साल बहुत नाजुक और ख़तरनाक होता है। और ये पार्लियामेंट जो है ये मुअन्नस है। 16वां साल बहुत नाजुक और ख़तरनाक होता है। अल्लाह खैर करे। इस दुआ के बाद मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि डायरेक्शन लेस हुजूम के लिए समत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मासूमियत है या हिमाकत है। रह गया हुक्मरान तबका या तबकात, तो वो समत नहीं, सिर्फ ज़ाती सर्वाइवल के लिए ही सब कुछ करते हैं। अवाम इनके लिए वोट की बेजान पर्ची के सिवा कुछ भी नहीं। सबूत के तौर पे 25 करोड़ 2 पाए आपके सामने। इस पर एहतजाज करेगी पूरी अवाम। ये जो आप ऐसे ये तो लीडर्स पे और दानिश्वरों के ऊपर भी मुनहसिर है कि वो अपने लोगों तक क्या पहुंचाते हैं और कैसे पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल, मेरे पास जो है मैंने पहुंचा दिया, मेरे पास यही कुछ है। ठीक है, मतलब आपको कोई डायरेक्शन नहीं नजर आ रही है, आपको कुछ सेंसिटिव और डेंजरस दिखाई दे रहा है। होती तो यहाँ खड़े होते, डायरेक्शन वगैरह कोई नहीं, ये जिंदा लोगों में, बाज़मीर लोगों में होती है। ठीक है, डायरेक्शन लेस हुजूम है। डायरेक्शन लेस हुजूम है और मैं इसमें डायरेक्शन तलाश कर रही हूँ और आप कह रहे हैं कि मासूमियत है या हमाकत है। देखते हैं आगे पैनलिस्ट क्या कहते हैं। जैगम साहब, अदलिया के लिए 26वीं तरमीम, मीडिया के लिए पेका के कानून, सियासी सरगर्मियाँ कंट्रोल करने के लिए पुरअमन इज्तिमा और अवामी नज़्म ज़ब्त एक्ट मौजूद है, यानी कि जो किए हैं पास इन्होंने। जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए कौन सा कानून पास किया गया है या कानून बनाया गया है?
जमहूरी निज़ाम के लिए तो जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट को, पार्लियामेंटेरियंस को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को सबसे पहले ये एहसास करने की ज़रूरत है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये वो चीज़ है जो दूसरों को बताते रहते हैं। जब इनके पाँव पे किसी का पाँव आता है तो बताते हैं अदलिया को भी, एग्जेक्टिव को भी, हम सब को भी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। हमारा मुतालबा है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाओ। पार्लियामेंट वालों, ये समझो कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और उसको सुप्रीम बनाओ। आयशा, पार्लियामेंट 3 काम किया करती है दुनिया भर की पार्लियामेंट। सर, उन्होंने 47 कवानीन पास करके बताया नहीं कि वो सुप्रीम है, वो जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं। मैं लेजिस्लेशन पे बात करता हूँ, कानून साजी पे बात करता हूँ। पहले मैं यह कर लूँ कि लेजिस्लेशन के अलावा भी 2 काम है पार्लियामेंट के। 3 काम दुनिया भर की पार्लियामेंट्स किया करती हैं। सबसे पहला काम पार्लियामेंट किया करती है नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि पार्लियामेंट की शक्ल में 25 करोड़ लोग उस हाल में मौजूद होते हैं। क्या पार्लियामेंट जब बोलती है तो वो 25 करोड़ लोग बोलते हैं या पार्टियों और अशराफिया के मफादात बोलते हैं? क्या नुमाइंदे जिन हलकों से आते हैं, अगर वो बोलते हैं, आधे तो गुंगे का गुड़ खाए हुए 5 साल बाद वापस चले जाते हैं। क्या जब वो बोलते हैं तो उनका हलका बोलता है, उनके हलकों के दुख बोलते हैं, उनके हलकों की ख्वाहिशें बोलती हैं? क्या वो अपने हलकों के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए मुकम्मल जद्दोजहद और कोशिश करते हैं? ये पहली बात। दूसरी चीज़ होती है कानून साजी। क्या कानून साजी में कानून साजी का तरीका फॉलो किया जाता है जो इस पार्लियामेंट में खुद तय है, जो दुनिया भर का तरीका है, जो लेजिस्लेटिव साइकिल है? सबसे बड़ी कानून साजी होती है बजट, बाबुओं का बनाया हुआ, जिसे अंधों की तरह ये ठप्पा मारते हैं। ना कोई समझाने वाला है, ना ये समझने में दिलचस्पी रखते हैं। रबर स्टैंपिंग करते हैं लेजिस्लेशन की। और तीसरी चीज़ होती है ओवरसाइट एग्जेक्टिव की, हर महकमे की। आपको पता है हर महकमे जो महकमे हैं उतनी ही उस तरह कमेटियां हैं, और कमेटी का काम है उस महकमों पर नज़र रखना। क्या ये पार्लियामेंट की कमेटियां जिनके हिस्से बांटे जाते हैं चेयरमैनशिप के लिए ओहदे के तौर पर, क्या ये दुरुस्त तौर पर अपने महकमों पर नज़र रखती हैं? क्या ये कानून साजी में ठीक तरह से काम करती हैं? इन तीनों को देख लीजिए कि पाकिस्तान की पार्लियामान उस हवाले से कितनी मौसर है। पार्टियों के हुक्म पर, पार्टियों के मालिकान के हुक्म पर, और पार्टियों के मालिकान के जो मालिकान हैं उनके हुक्म पर ठप्पे लगा दिए जाते हैं। एक पार्टी के एमएनएज को इकट्ठे करके हुक्म दिया जाता है कि कल इस चीज़ पर वोट देना है। ना ज़मीर की बात होती है, ना बहस होती है, ना उस मौजू पर डिस्कशन होती है, ना उस मौजू पे कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, और ठप्पे मार दिए जाते हैं। ये अफसोसनाक बात है। और हम ये देख रहे हैं 2008 के बाद मुसलसल हमारा ट्रेंड ये है कि हमारी पार्लियामेंट्स की कारकर्दगी पहले से ख़राब तर होती जा रही है। मौजूदा दौर में हमारी सबसे बेहतरीन पार्लियामेंट वो थी जो 2008 में आई थी, 2008 से 2013 वाली। उसके बाद अगली पार्लियामेंट उससे बुरी, अगली पार्लियामेंट उससे बुरी, और मौजूदा पार्लियामेंट उससे बुरी। कुछ फैक्ट्स आपने गिनवा दिए जी। हाजिरी भी कम, यानी दिन भी कम सबसे पहले थे, तो जो पार्लियामेंट की काम करने के दिन है वो भी कम, और काम के घंटे उससे भी कम, और फिर हाजिरी भी कम। पिछली जो गुज़श्ता पार्लियामेंट थी उसका जो पहले साल से मुवाजना किया गया है, जो पिलडैट ने हमें करके दिया है, वो भी कम ठीक हो गया। और वज़ीर आज़म साहब की हाजिरी 93 में से 17, बहुत से वज़ीर आज़मों से बेहतर है, आई मस्ट से। लेकिन क्या वज़ीर आज़म को इतना ही आना चाहिए? क्या प्राइम मिनिस्टर आवर नहीं होना चाहिए? दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब, फिर आप लेजिस्लेशंस देखें, जो कानून साजियां, जो आइन साजियां की गई हैं, 26 तरमीम को जिस तरह से पास किया गया था, बिल्कुल सही। आइनी तरमीम, एक क्रूशल आइनी तरमीम जिसमें बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए थी, इत्तफाक राय होना चाहिए था, कैसे उसको किस तरीके से बुलडोज किया गया। ठीक हो, साइबर क्राइम एक्ट। फिर आप देखिए कि
दुगने, आपने खुद भी बताया कि दुगने जो हैं ऑर्डिनेंसेस पास किए गए। बिल्कुल ऐसा पार्लियामेंट के लिए एक शर्म की बात होती है कि इस तरह से ऑर्डिनेंस जो हैं उसके ठप्पे लगा दिए जाए। दुरुस्त है, कानून ज्यादा पास किए लेकिन ठीक तरीके से नहीं किए। कम वक्त में ज्यादा कानून पास करने की शायद दौड़ थी। मैं आखिरी बात मुझे क्लोज करने दीजिए काइंडली, कि वो पार्लियामेंट जिसके इलेक्शन पर सवाल था, वो पार्लियामेंट जिसकी रिजर्व सीट्स पे सवाल था, उसको इनका जवाब कम से कम बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहिए था। अभी तक शायद ज्यादा कानून साजी उनकी नजर में बेहतर परफॉर्मेंस होगी। आपका सवाल बहुत वैलिड है जैगम साहब। शहजाद साहब, अभी जिस तरह हमने बात की है, सिमत का अंदाजा 1 साल से हो रहा है, आने वाले 4 साल पार्लिमानी तारीख क्या रिकॉर्ड करेगी? सिर्फ इसमें बुनियादी तौर पर जो अमल जो है वो ये है कि 26वीं तरमीम के बाद के जो असरात हैं उसके हिसाब से जो वो जड़ है आपके सवाल की, कि जो अदलिया का नक्शा बदला है, जो अदलिया का चेहरा बदला है, जो अदलिया के बीच में आपस में एक तफावत आया है, एक आपस में टकराव की कैफियत पैदा हुई है, वो उससे पहले भी मौजूद था, लेकिन 26वीं तरमीम ने उसके ऊपर एक तरह से मोहर सब्त कर दी है। और अदलिया क्या वो अपना काम उस तरीके से कर पाएगी या नहीं जिस तरीके से तवक्को की? क्या वजूहात थी, क्या जरूरत थी 26वीं तरमीम पे जाने की? मैं एक एरिया को टच करता हूँ और वो है फौजी अदालतें, जिसके ऊपर के ख्याल ये था कि शायद जिस किस्म की अदलिया है, जो सुपीरियर अदलिया है, शायद वो फौजी अदालतों की तरफ माइल ना हो, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। इसलिए भी हो सकता है कि हुकूमत ने उसको इस्तेमाल किया, लेकिन वो तो हम अपने एक आइन के अंदर तब्दीली करके 2021 में गालिबन हम ये आइन में तब्दीली ला के फौजी अदालतें जायज करार दे चुके हैं। वो गो के ऊपर सनसेट क्लॉज था, तो क्या वही तरीका दोबारा अपनाया नहीं जा सकता था? अपनाया जा सकता था। लेकिन उसके बाद फिर ये जो जिन हालात में हमने अदलिया को डाल दिया इस तरह के सवालात के साथ, तो वो एक और जिसे कहते हैं कि गंभीर हो गई सिचुएशन, और कॉम्प्लेक्स होगी, कॉम्प्लिकेट हो गई उसकी वजह से कि यह मामला किस तरफ को जाएगा, उसके असरात अदलिया पे आपको नजर आ रहे हैं। दूसरा एक और एरिया है जो गवर्नमेंट कह रही है और कह भी सकती है, और वो ये है कि माली मामलात जो हैं, जिनके मुकदमात हैं, बहुत सारे टैक्सेस लंबे चौड़े, उन पर ज़ेरे अल्तवा हैं, उनके ऊपर जल्दी फैसला करने की जरूरत है, वगैरह वगैरह, तो ये चीजें। लेकिन इसके असरात अदलिया पे जो हैं, पहले तो अदलिया खुद से इनको भुगतेगी और फिर फैसला होगा कि क्या अदलिया इस सूरत में कायम रह भी सकती है या नहीं। और अगर नहीं रह सकती तो फिर वो जो सतून जिसको हम कहते हैं कि ये रियासत का सतून है, 3 सतून कहे जाते हैं ना, पार्लियामेंट भी है, और चूंकि आपका सवाल पार्लियामेंट से भी मुतल्लिक है जो उसने 26वीं तरमीम पास की, अदलिया है, और जाहिर है कि हुकूमत बजाते खुद होती है, एग्जेक्टिव जो होता है, तो 3 सतून है। गो कि अब हमने धक्का दुक्का मार के सहाफत को भी एक चौथा सतून करार दे दिया है, लेकिन उसको किसी हद तक मान लेते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कल परसों दी है, शायद परसों की स्टेटमेंट है उनकी। उन्होंने कहा है कि 3 सतून तो तकरीबन मलियामेट हो चुके हैं, रियासत के 3 सतून तकरीबन मलियामेट हो चुके हैं। ये एक कैबिनेट है का वजीर कह रहा है, राना सना, और अब मामला और जिम्मेदारी सहाफत पे रह गई कि वो इस जद्दोजहद को जारी रखे। किस जद्दोजहद को जारी रखे? ये क्यों, कौन से वाले सतून खत्म हो गए? यानी क्या एग्जेक्टिव, पार्लियामेंट और अदलिया तीनों को मलियामेट कर दिया गया, इसलिए सहाफत के नाम पे सिर्फ बात रह गई? ये जो चीज है बहुत ही टेलिंग है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि तकलीफ दे है। शहजाद साहब, आपकी इसी बात पर एक कमेंट चाहूंगी, फिर इस तासुर में कितनी सदाकत है जब आप तीन सतूनों के मुतालिक ये कह रहे हैं, तो क्या मौजूदा हाइब्रिड निजाम को स्ट्रेंथन अप करने के लिए 16वीं पार्लियामेंट के पहले साल ने किरदार अदा किया? देखिए, बात यह है कि ये मैंने नहीं कहा, राना सनाउल्लाह ने कहा, और मैं, लेकिन एक वजीर जब ये बात करता है और एक समझ वाला वजीर ये बात करता है तो मैं उसको जरूर वजन देने के लिए सोचना पड़ता है मुझे। लेकिन आपका सवाल ये कि क्या 16वीं पार्लियामेंट तो खत्म हो चुकी है, बल्कि मैं आपको एक और इसका अपनी सोच के बताता हूं। मेरा अपना ख्याल है कि पार्लियामेंट और पावर एलिट्स के दरमियान में अब हमें फर्क करना पड़ेगा। पावर एलिट्स फर्क है और पार्लियामेंट फर्क है, और पार्लियामेंट पावर एलिट्स को सर्व कर रही है, उनकी खिदमत कर रही है, उनकी जो मंशा है उसके मुताबिक काम कर रही है। 3 चीजें समत को बदलने के लिए जरूरी हैं। पहली चीज ये कि क्या सिर्फ ये बात अदलिया तक रह जाएगी कि या इसके असरात इंसाफ के बड़े सुपीरियर निजाम के और उसी तरीके से फिर नीचे कहां तक अवाम तक पहुंचते हैं, क्या अवाम उसके बारे में कोई रिएक्शन शो करेंगे कि नहीं? पहली चीज ये होगी। अगर खुदा न खास्ता वहां से रिएक्शन आता है, और क्या हमें इंतजार करना चाहिए कि अवाम के रिएक्शन का क्या, उनका रिएक्शन क्या आएगा, या उससे पहले ही अपनी सोच समझ के मुताबिक इसको थोड़ा मुस्बत और मनफी के ऊपर कोई बहस करके इसको बेहतर तौर पे कोई तब्दील किया जा सके? दूसरा, एक जौहरी तब्दीली सोच के अंदर कि जो हमने किया इसने डिलीवर नहीं किया, ये जो काम हुआ है ये गलत हुआ है, इसको ठीक करना पड़ेगा। अब यही पार्लियामेंट करती है या कोई और पार्लियामेंट करती है, ये देखने वाली बात है। और तीसरा, हुकूमत तब्दील हो जाए किसी भी वजह से, चाहे वो मुआशी वजूहात हो, कोई और वजूहात हो, आपस में कोई पैचअप हो जाए मामलात का,
और गवर्नमेंट तब्दील होती है तो गवर्नमेंट की तब्दीली किसी ना किसी कुछ ले दे की बुनियाद पे होगी, जिसमें मुझे लगता है कि 26वीं तरमीम के अंदर तब्दीलियां आने की गुंजाइश मौजूद है। और फाइनली अगली गवर्नमेंट जब भी आएगी वो 26वीं तरमीम को जरूर रिव्यू करेगी और तब्दील करेगी। ठीक हो गया जी। शहजाद साहब को कुछ ना कुछ तब्दीली इस समत में दिखती है कि मुमकिन है। रजा साहब, 16वीं पार्लियामेंट का एक साल 2008, 13 और 18 की असेंबलियों से तो तकाबुल कर दीजिए, दूसरा मौजूदा हुकूमत की तरफ से सबसे बड़ा कानून क्या और उसके असरात क्या? जी बहुत शुक्रिया। देखिए तकाबुल जो है 2018 से ही बनता है, क्योंकि 2018 और 2022 के दरमियान जो पार्लियामेंट मौजूद थी और अभी जो पार्लियामेंट मौजूद है, उन दोनों में यही एक चीज मुश्तरक है कि दोनों ही एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत ऑपरेट कर रही थी। ये जो पार्लियामान के जो काम है और जो उसके फ़राइज़ हैं वो आइन के मुताबिक तो बहुत सारे हैं, और यकीनन वो एक सुप्रीम इदारा है और उसका सबसे जो अहम काम मेरे नज़दीक कानून साजी के अलावा वो ओवरसाइट होता है अवाम के बिहाफ के ऊपर जो लोग पावर को या अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं। मगर मसला ये है कि पावर जो है वो कौन एक्सरसाइज कर रहा है, ये देखने की ज़रूरत है। और क्या पार्लियामान जो है उन सब को जो कि सब लोग पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं उन सबको अकाउंटेबल ठहरा सकती है? मौजूदा हालात में कम से कम 2018 से ताहाल तो नहीं कर सकती। इसलिए उनके पास जो गुंजाइश है पार्लियामेंट के पास वो काफ़ी कम है। और दूसरी चीज़ जो है इसमें जो मसला आड़े आता है वो ये है कि बुनियादी तौर के ऊपर इस पार्लियामेंट ने भी अपने आप को उस तरह से असर्ट नहीं किया जो कि एक जमहूरी निज़ाम के अंदर एक पार्लियामेंट का काम होता है, जिसमें कि ना सिर्फ ये कि वो एहतसाब करे, ओवरसाइट करे, निगरानी करे एग्जीक्यूटिव के अमूर की, मिनिस्ट्रीज़ की, तमाम डिपार्टमेंट्स की, तमाम पब्लिक ऑफिशियल्स की, बल्कि साथ में जो आप डायरेक्शन का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया वो मुल्क को कौम को एक डायरेक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी डायरेक्शन दी गई, जो भी कानून साजी आईनी तब्दीलियां हुई हैं वो एक ख़ास मकसद के तहत हुई हैं, और वो मकसद ये है कि मौजूदा जो निज़ाम है उसको किस तरह से मुस्तहकम करना है, उसमें जो ताकतवर अफराद हैं, जो ताकत के मराकज़ हैं, उनकी ताकत को कैसे मज़ीद इंक्रीज़ करना है। तो इसलिए मफादे आमा का जो काम है बदकिस्मती से वो ये पार्लियामान नहीं कर सकी। पहली तो ये बात है। अब आ जाते हैं दूसरी जानिब जो कि उन्होंने स्पेसिफिक कानून साजी की है। देखिए सबसे बड़ा जो इस पार्लियामान का काम है वो 26वीं आईनी तरमीम है, और उसके ऊपर यकीनन बहुत सी आरा है, जैसे अभी शहजाद साहब भी कह रहे थे कि वो मुस्तकबिल में बदल सकती है, और वो यकीनन एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, आइन में भी आई है, और जिस तरह से अदलिया का जो काम है और जो उसकी एक ऑटोनॉमी थी वो भी किसी हद तक कम हुई है। अब ये हम कह सकते हैं कि उस लिहाज से पार्लियामेंट ने अपने आप को मजबूत किया है, और पेंडुलम जो है वो दूसरी जानिब जो है वो सरक गया है, क्योंकि अब अदलिया की बहुत सारी बेंच बनानी हो या उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हो उसमें पार्लियामेंट का ज्यादा अहम किरदार है, और मौजूदा जो पार्लियामेंट की नुमाइंदा गवर्नमेंट है, इसलिए वो एक मिक्स्ड ही एक तरीका होगा कि एक तरफ तो पार्लियामेंट का ज़्यादा रोल है, मगर दूसरी जानिब क्या वो अवाम के मफाद के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए किया गया है, तो वो तो मुश्किल है ये कहना कि अगर तो लोगों को कोई फ़ायदा हो, इंसाफ मिले बर वक्त और फौरी, फिर तो बात भी है। लेकिन अभी तक तो ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि पार्लियामेंट ने अदलिया को कंट्रोल करना है। रज़ा रूमी साहब की ही गुफ्तगू से अगर मकसद के लिए कानून साजी की गई है तो वो शायद मकसद तो पूरा कर दे, मगर जो सफ़र है मुल्क का, माशरे का और अवाम का, वहाँ सिमत नहीं मिल पाती। लोगों के फ़ायदे की बात है। ब्रेक के बाद बात रहेगी महंगाई पर, जहाँ अफसरशाही की रिपोर्ट तो कुछ और है मगर अवाम बाजारों में रुल गए हैं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान में हर साल रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ दो चीज़ों से होता है, हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज और नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की जानिब से महंगाई।
एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 40 लाख खानदानों के लिए 20 अरब जबकि पंजाब हुकूमत ने 30 अरब के रमजान पैकेज का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ मुल्क भर में महंगाई का तूफान आ चुका है। रमजान की आमद से कबल ही ज़ख़ीरा अंदोज अशिया खुरोनोश की मसनूई किल्लत पैदा करते हैं और फिर तलब बढ़ने पर महंगे दामों बेचते हैं। नाजायज़ मुनाफाखोर भी पीछे नहीं रहते और माह सयाम शुरू होते ही ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाने की हवस में अशिया की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर देते हैं। गोश्त, फल, सब्जी, अंडे, दूध, दालें और चीनी की कीमतों में बड़ा इजाफा हो चुका है। उधर विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान से कबल 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, जिसकी वजह से शहरी सख्त परेशान है। कराची में फल और सब्जियां सरकारी नर्ख से डबल कीमत पर फरोख्त हो रही हैं। पेशावर में ज़िला इंतज़ामिया रमज़ान में सस्ते बाजार न लगा सकी, जिसके बायस अशिया खुरोनोश मुँह मांगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। पंजाब में इस बार सस्ते रमज़ान बाजार के बजाय मुख्तलिफ शहरों में 80 मॉडल बाजार लगाए गए हैं। खरीदारों के मुताबिक मॉडल बाजारों में अशिया ज़रूरिया की क्वालिटी ठीक नहीं। हुकूमत का दावा है कि उसने महंगाई में बेहद कमी कर दी है, मगर ग्राउंड पर हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। दुकानदारों से जब महंगाई के बारे में पूछा जाए तो वो सारा मलबा इंतज़ामिया पर डाल देते हैं कि जब हमें चीज़ें महंगी मिलेंगी तो हम सस्ती कहाँ से दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने भी महंगाई की रोकथाम के लिए मौसर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता? इस मसनूई महंगाई का जिम्मेदार है कौन, हुकूमत या ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर? अहम सवाल तो यह भी है कि हुकूमत और इंतज़ामिया ऐसे अनासिर को रोक क्यों नहीं पाती। यूरोप, अमरीका, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में मजहबी और दीगर त्योहारों पर न सिर्फ बड़े स्टोर्स बल्कि छोटे ताजिर भी चीज़ें सस्ती कर देते हैं, हर तबका अफोर्ड कर सके। सवाल तो यह भी है कि हमारे यहाँ इसका उलट क्यों हो जाता है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई का तूफान, फल, सब्जियां, चीनी समेत 19 अशिया की कीमतों में बड़ा इजाफा, जिम्मेदार कौन, हुकूमत, इंतज़ामिया या ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर? हसन निसार साहब, अफसरशाही तो ऊपर रिपोर्ट पहुंचा देती है, सब अच्छा है, मगर बाजार में आवाम कुछ और ही कह रहे हैं, बल्कि दुहाइयाँ दे रहे हैं। किसके सर डाला जाए ये महंगाई जो किसी के कंट्रोल में नहीं? आशा, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। पाकिस्तान की तारीख के जो सबसे बड़े मज़ाहनगारों में से एक हैं, बल्कि शायद नंबर 1 हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जी। उन्होंने एक बार कहा था कि झूठ की 3 किस्में होती हैं। एक होता है झूठ, एक होता है सफ़ेद झूठ, और जो सबसे ख़तरनाक किस्म है उसे कहते हैं सरकारी यादाद शुमार। तो ये तो झूठ और गलाजत का एक ढेर होता है, इसको छोड़ें। अच्छा, अब चलते हैं अपनी मुनाफकत की तरफ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हुक्म तो ये है हमें कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। एक उज़्व को तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म दर्द में और कर्ब में मुब्तला हो जाएगा। लेकिन हम हैं मुनाफकत के समंदर की मछलियाँ। इस मुल्क में सबसे बड़ा जो काम हो रहा है ना, काबिल नफरत, वो है मुनाफकत। सच पूछें तो हम सब बराबर के जिम्मेदार हैं। जिन्हें महंगाई मुतासर नहीं करती वो ज़रा ज़्यादा जिम्मेदार हैं। ये जो रंग बिरंगे पकवान, मुझे कराहत आती है, पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ, नगेट्स, चाट, मुख्तलिफ फल, फिर दही भल्ले, फिर मुख्तलिफ किस्म के रोल्स, मशरूबात। आई कॉल दिस वल्गैरिटी। मौजूदा हालात में रमज़ान की रूह के खिलाफ है ये। आप सरी के वक्त अपना मटका भर लेते हैं, उसके बाद आप आराम फरमाते हैं, शाम को फिर आप जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं। तो ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल। अशराफिया को तो छोड़ो, वो तो ना हम में से है ना अवाम उनमें से है। हम सब, खुदा की कसम, मैं आपको क्या बताऊं आशा, मैं शादियां देखता हूं, मैं कुड़ता हूं, मुझे कराहत आती है। मैंने वल्गैरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। बेटियों का मेरा अपना गलत होगा भाई 100%, कि हमारे यहाँ जो डिवोर्स की शरह बढ़ रही है उसके और फैक्टर्स होंगे, लेकिन एक फैक्टर यह है, खुदा की कसम, बाप को या लड़की वालों, ये उनको शर्म हया नहीं आती। बुढ़े बहरे जब सर्व कर रहे होते हैं इतनी इतनी डिशें, वो बद्दुआ नहीं देते होंगे, दिल से को हुक उठती होगी कि यार हमारी बेटियों का कोई नहीं। नौजवान बहरे बहनों का सोचते होंगे। ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल। हुकूमतें शकूमतें तो दफा करो, ठीक हो गया। हम सब
बराबर के शरीक, सब बराबर। ये बंद कर दो ये सारा कुछ, सब ये बंद कर दो सारा कुछ, इनकी कमर टूट जाएगी एक हफ्ते में। लेकिन कोई टुगेदरनेस, कोई भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, एहतराम एक दूसरे के लिए है ही नहीं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, बेजा असराफ और नमूदो नुमाइश भी है और तरजीहात भी गलत है। रजा रूमी साहब, मगर चावल, चीनी, दाल, ऑयल, ये तो ज़रूरी अशिया हैं। अभी मैंने जैसे ऊपर भी बात की, दुनिया जहान में त्यौहार हो, मजहबी त्यौहार हो, लोग सस्ता करते हैं, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, आसानी करते हैं। हमारे यहाँ रहमतों वाला महीना अवाम के लिए जहमत में क्यों बदल दिया जाता है? किस पे जिम्मेदारी रखें? देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे ख्याल से तकरीबन हर रमज़ान में, कम से कम जब से तो मुझे याद है, ये बहस होती है कि महंगाई हो गई है। और यही जो सवाल है, मैं पिछले 15-20 साल से तो कम से कम मैं इसी सवाल पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि रमज़ान शुरू होने से 2-3 दिन पहले रेट ऐसे जाना शुरू होते हैं कि समझ आने लग जाती 3 दिन बाद रमज़ान शुरू होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग हैं, ख़ुसूसन जो सफ़ेद पोश तबका है, जो इतना गरीब तबका है, वो उनके लिए तो एक वबाले जान बन जाता है। हालांकि रहमतों का महीना होता है, लेकिन लोगों का बड़ा बुरा हाल होता है। देखिए, एक तो माशियात का असूल है डिमांड और सप्लाई का, तलब और रासद का, तो वो तो उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। जब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है तो यकीनन उनकी कीमतें जो है वो ऊपर होती है। लेकिन क्या वो कीमतें आसमान से बातें करें, जैसे कि हमारे यहाँ होता है फलों की कीमतें, दालों की, या और जो अशिया जो कि रमज़ान में इस्तेमाल होती है, वो यकीनन एक जिसे कहना चाहिए प्राइवेट सेक्टर या जो कारोबारी तबका है, ये उनकी हिरस और उनकी जिसे कहना चाहिए बेहिसी का एक नमूना भी होता है। अब उस पर हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए, हुकूमत का निज़ाम जो है वो बड़ा ही, वो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़, वो ज़्यादा शोबदाबाजी है या शोबाजी है कि वो उसमें एक चले गए डिप्टी कमिश्नर साहब या कोई वजीर साहब आगे पहुंच गए और छापा लगा दिया और मीडिया को बुला लिया, तस्वीर उतर गई, रेट लिस्ट आवीज़ा हो गई। शायद किसी हद तक कुछ बड़े शहरों में या कुछ इलाकों में उस पर अमल दरामद हो जाता है, मगर बिलअमूम पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ का मुल्क है। उसमें आप कहाँ पे हर दुकानदार, हर ठेले वाले, हर दुकान पर आप वो रेट लिस्ट आवीज़ा करेंगे, उसको इन्फोर्स करेंगे, वो नामुमकिन हो जाता है। इसकी यही तरीका होता है कि जो होलसेल सप्लायर्स होते हैं और जो दीगर इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ रमज़ानुल करीम से पहले हुकूमत जो है वो कोई मामला तय करे और उनको ताकीद करे और कोई रेगुलेशन का बंदोबस्त करे। बदकिस्मती से वो नहीं हो पाता और हर बार यही जो जुल्म है ये अवाम के साथ होता है। और मैं समझता हूँ कि ये सोचने का मकाम है कि एक तरफ तो हमारे यहाँ जो है इतना जोर और शोर होता है मजहबी रिचुअल्स के ऊपर, और दूसरी जानिब जो हमारा इज्तिमाई जो कैरेक्टर है और जो कॉन्डक्ट है वो इंतहाई अफसोसनाक है, बिल्कुल नफी करता है दीन इस्लाम के जो उसूल हैं, बुनियादी उसूल उनकी। जी दुरुस्त हो गया रजा। हुकूमत का निज़ाम कमेटी दर कमेटी है, तो हुकूमत को पता कैसे चलेगा? किसी दुकान तक पहुंचेगी तभी पता कर पाएगी कि ज़मीन पर हकीकत है क्या। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और ज़ैगम साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद साहब, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नई प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, वज़ीर आज़म के अहकामात हैं, नतीजा 0 है। क्या ये मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज़ ज़्यादा ताकतवर है? वज़ीर आज़म की बरहमी का कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, 6 बुनियादी अज्जा हैं रोज़ों की खुराक के अंदर: चना, चाय, चीनी, फल, गंदम और घी। ये 6 बुनियादी अज्जा आपकी खुराक के अंदर शामिल होते हैं। इसके अंदर चना और फल सीजनल है, यानी जो फल है उतना है, जो जितना चना आया सीजन में उतना आपके पास आ गया एक क्रॉप के तौर पे। तो इसके ऊपर अगर मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ना एक समझ आता है, डिमांड एंड सप्लाई का असूल तय होता है। चाय और घी, ये 2 चीज़ों का खातिर खा बंदोबस्त किया जा सकता था, अनलेस उनको मंगवा के होल्ड किया जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाए और उनकी कीमतों को बढ़ावा दिया जाए ताकि मुनाफाखोरी की जाए, तो ये दोनों चीज़ें मुमकिन है। लेकिन उसके अंदर इंतज़ामिया की बहुत बड़ी नाकामी हो जाती है, जिनका कि आप जिक्र कर रही हैं इन लोगों। लेकिन जो खिलवाड़ चीनी और गंदम के मामले पे किया जाता है वो अनबिलीवेबल है। गंदम का तो पिछले साल जो हाल किया हमारी हुकूमतों ने, सूबाई हुकूमतों ने, उसका आपको अंदाजा है वहां से क्या कीमत तय हुई और फिर क्या किसान का क्या बना, उसका असर इस साल आप देखेंगे।
आया, इन रोजों में भी उसका असर आएगा, मेरे ख्याल में जरूर आएगा। आप देखेंगे कि मिडवे जाके हम कोई गंदम के इंपोर्ट की बात अभी राइट वे नहीं, समर्स के लिए शुरू कर देंगे। चीनी की कमाल एक ही बात है, 1962 में जब हमारी आबादी 10 करोड़ थी, 10 करोड़ आबादी थी पाकिस्तान की, सिर्फ 6 शुगर मिलें थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ 6। आज 25 करोड़, यानी 10 करोड़ से बढ़ के 25 हो गई, और हमारी मिलें कहां से चली गई, 6 से 86 मिलें हो गई। उसके बावजूद चीनी के अंदर कमी है। तो हो क्या रहा है, इतनी चीनी जो पैदा हो रही है ये किधर को जा रही है? यही लोग उसको होल्ड करते हैं, इसी को स्मगल करते हैं, उसी को फिर वापस इंपोर्ट करके पैसे खाए जा रहे हैं। गंदम और चीनी दोनों की चीजों के अंदर आप खांचे लगते देखेंगे, और कमाल के खांचे लगते देखेंगे। तो अगर आपको पता करना हो तो जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी, ये तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स में आ जाता है। लेकिन जो खांचे आप ये हुकूमतें लगाती हैं पॉलिसी साजी के अंदर, गलत पॉलिसी करके, गलत फैसले करके, उसका असर अवाम बेचारे हमेशा के लिए भुगतते रहते। ठीक हो गया, दुरुस्त है। ज़ैगम साहब, ये वजीर आजम का 20 अरब का रमजान पैकेज, मरियम नवाज का 30 अरब का रमजान पैकेज, पर अवाम की मुश्किलात तो वहीं की वहीं हैं। ये गवर्नेंस ये किसने करके देनी है, ये रेगुलेशन किसने ला के देनी है? आयशा, किसकी रेगुलेशन? ताजरों की। ताजर दोस्त स्कीम का आपको पता है जी? ताजर दोस्त स्कीम का पता है? 13 लाख रुपए टैक्स मिले ताजरों से। छोटा सा टारगेट है 10 अरब का, चौथाई इकानमी है जिनके पास, उनका 0.001% टारगेट का इन्होंने टैक्स इकट्ठा किया ताजर दोस्त से। क्या उन ताजरों को ये रेगुलेट करने की सलाहियत भी रखते हैं, या उन ताजरों को रेगुलेट करने की नीयत भी रखते हैं, या उन ताजरों पर इन्हिसार करते हैं अपनी पार्टी के लिए और अपनी हुकूमत के लिए और अपने वोटों के लिए? ये तो पॉलिटिकल इकानमी का सबसे पहले सवाल है। उसके बाद गवर्नेंस का सवाल होगा, क्या गवर्नेंस में इतनी सलाहियत है कि जो होर्डिंग की जाती है उस होर्डिंग को कंट्रोल करें? ये जो पूरा एक निज़ाम है सप्लाई चेन का, उस सप्लाई चेन निज़ाम को कंट्रोल करें। यहाँ तो सप्लाई चेन पे खेल के अशराफिया भी माल बनाती है, ताजर भी माल बनाता है। गंदम की मिसाल अभी आपको चौधरी साहब ने दे दी। गंदम पड़ी हुई थी और गंदम जो है उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी थी और बाहर से गंदम मंगा ली गई। बर्बाद कर दिया गया करोड़ों किसानों को, बर्बाद, यकीन कीजिएगा बर्बाद हो गए। लाइफ सेविंग उनकी उड़ गई, जेवर बिक गए, मोटरसाइकिल साइकिल बिक गए। चंद 100 लोगों ने पैसे बनाए। तो जो खुद सप्लाई चेन को उस तरह मैनेज करते हों, क्या वो सप्लाई चेन को ठीक करने की सलाहियत, तो क्या नीयत भी रखते हैं? दुरुस्त हो गया। हमें पहले तो अपनी नीयत दिखा देना, फिर सलाहियत की बात है कि क्या पाकिस्तान की गवर्नेंस पे इतनी सलाहियत है कि सब चीज को कंट्रोल। वेरी वैलिड पॉइंट ज़ैगम साहब। मगर प्रोग्राम को और बड़ा हम सवाल है, क्या मुल्क की पॉलिटिकल इकोनॉमी आवाम की मईशत को दुरुस्त होने देगी? हुक्मरानों के सोचने की बात है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।